पिछली वीडियो में हमने पदार्थ क्या होते हैं और उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया। आइए इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर का अध्ययन करें। यहाँ पर आपको कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी। इन्हें एक नज़र में देखते ही आपने इनके बीच का अंतर सोचना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। इनमें से कुछ वस्तुएं ठोस, कुछ द्रव और कुछ गैसीय अवस्था के उदाहरण हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। आइए अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार में अध्ययन करें। सबसे पहले हम ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। इन वस्तुओं को एकत्र करें। चौकोर तांबे का पत्र, ईंट, गेंद और पत्थर। अब एक कागज पर पेंसिल की सहायता से इन सभी वस्तुओं के रेखा चित्र खींचें। क्या इन सभी वस्तुओं का एक निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं हैं? ये सभी वस्तुएं पदार्थ की ठोस अवस्था में हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों के निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं होती हैं। अब हम यदि इनके आयतन को देखें तो इनका आयतन नियत है और इनमें दबने का गुण यानी संपीड्यता नगण्य होती है। आइए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इन वस्तुओं पर हथौड़ा मारकर, खींचकर या गिराकर देखते हैं। क्या इनके आकार में परिवर्तन हुआ है? नहीं। इसका अर्थ हुआ कि बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। अधिक बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता है। इसलिए ये दृढ़ होते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है और इन कणों के बीच का आकर्षण सबसे अधिक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि ठोस पदार्थ आपस में विसरित होते हैं? चलिए एक प्रयोग द्वारा हम इसे देखते हैं। एक कागज और एक गेंद लीजिए। अब इस गेंद को कागज में मिलाने का प्रयास कीजिए। आप क्या देख रहे हैं? ये ठोस पदार्थ एक दूसरे में विसरित नहीं हो सकते हैं। तो हमने देखा कि ठोसों का आकार नियत होता है और आयतन भी नियत होता है। ठोसों के कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसलिए इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। ये दृढ़ होते हैं और दो ठोस पदार्थों को आपस में नहीं मिलाया जा सकता है, यानी ये एक दूसरे में विसरित नहीं हो सकते हैं। अब हम पदार्थ की द्रवावस्था के गुणधर्मों को देखते हैं। क्या द्रव अवस्था में भी पदार्थ का आकार निश्चित या नियत होता है? चलिए एक क्रियाकलाप द्वारा हम इसे देखते हैं। ये अलग अलग आकारों के 3 कांच के बर्तन हैं। हमने इस जग में शरबत रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शरबत ने जग का आकार लिया हुआ है। चलिए अब हम इस शरबत को इन तीनों बर्तनों में उड़ेल कर देखते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? शरबत को जिस बर्तन में रखा गया है उसने उसी का आकार ले लिया है। इसका अर्थ हुआ कि द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार
निश्चित नहीं रहता। क्या बर्तनों में उड़ेलने पर शरबत का आयतन बदल रहा है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि द्रव का आयतन नियत रहता है। क्या जग से बर्तनों में शरबत उड़ेलते समय यह आसानी से बह रहा है? जी हाँ। इसका मतलब हुआ कि द्रव अवस्था में पदार्थ तरल होता है। आइए अब हम कुछ पदार्थों को देखें। स्याही और जल, चीनी और जल तथा वात युक्त पेय, ये तीनों पदार्थ द्रव अवस्था में हैं। स्याही और पानी का घोल एक द्रव को दूसरे द्रव में घोलकर बनता है। चीनी और जल का घोल एक ठोस को एक द्रव में मिश्रित करके यानी घोल करके बनता है। और वात युक्त पेय एक गैस को द्रव में घोल करके प्राप्त होता है। इस क्रियाकलाप से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव तथा गैस तीनों विसरित हो सकते हैं, यानी तीनों उसमें घुल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव पदार्थ के कण लगातार स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान भी अधिक होता है। हमने देखा कि द्रव पदार्थों का आकार निश्चित नहीं होता किंतु आयतन निश्चित होता है। ठोस की अपेक्षा इनके कणों के बीच आकर्षण कम होता है क्योंकि द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, इसीलिए इनकी संपीड्यता संभव है। द्रव अवस्था में पदार्थ दृढ़ नहीं बल्कि तरल होते हैं और द्रव में ठोस, द्रव तथा गैस तीनों का विसरण संभव है। आप जानते हैं कि जीने के लिए सभी जीवधारी श्वसन करते हैं। वातावरण में उपस्थित गैसें, विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधों और जंतुओं के लिए आवश्यक है। क्या गैसों का भी कोई आयतन और आकार होता है? नहीं। गैसीय अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। आइए अब हम एक क्रियाकलाप करें। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरों को रबर कॉर्क से बंद करें। सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा दें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी सिरिंज में पानी और तीसरी सिरिंज में चॉक के टुकड़े भर दें। अब तीनों पिस्टन्स को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने का प्रयास करें। आपने क्या देखा? आप देख सकते हैं कि सिरिंज 1 का पिस्टन बड़ी आसानी से सबसे अधिक संपीड़ित हुआ। इस क्रियाकलाप से सिद्ध होता है कि गैसों की संपीड्यता ठोस और द्रव की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। गैसों की संपीड्यता अधिक होने के कारण इन्हें एक छोटे से छोटे कंटेनर में भी संपीड्य करके रखा जा सकता है और आसानी से इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। यह संपीड्यता इसीलिए संभव है क्योंकि गैसीय अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण न्यूनतम होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रसोई में बनाए जा रहे पकवान की खुशबू हमारे रसोई में बिना दाखिल किए हुए हम तक कैसे पहुंचती है? पकवान के गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में फैलकर हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए संभव है कि अत्यधिक तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि गैसीय पदार्थों के आकार और आयतन निश्चित नहीं होते हैं।
ठोस और द्रव के कणों की अपेक्षा गैसीय पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण न्यूनतम होता है, क्योंकि गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान अत्यधिक होता है। इसलिए गैसों की संपीड्यता ठोस और द्रव पदार्थों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। गैसीय अवस्था में भी पदार्थ दृढ़ नहीं बल्कि तरल होते हैं, यानी इनमें बहने का गुण होता है। गैसों का अन्य गैसों में विचरण बहुत तीव्रता से होता है। आशा करते हैं कि वीडियो को देखकर पदार्थ की अवस्था स्टेट्स ऑफ मैटर की अच्छी समझ हो चुकी होगी। अगली वीडियो में हम पदार्थों पर ताप और दाब के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। मजा आया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।